Hello everyone, I am Ruby. You are with Rubical Academy. ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा है और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें जो ऑर्गेनेली आते हैं उन सबको हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसके आगे की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन इसकी पहले स्टडी कैसे की गई, इसे डिस्कवर कैसे किया गया, तो केमिकल स्टडी की गई। जो आरबीसी सेल होता है, जो इरिथ्रोसाइट सेल होता है, उस पर जब केमिकल स्टडी की गई तो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर सामने आया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आरबीसी सेल पे जब केमिकल स्टडी किया गया तब पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक क्लियर स्ट्रक्चर सामने आया और इसे साइंटिस्ट को हेल्प हुआ इसे स्टडी करने में। ठीक, आगे देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले जब स्टडी किया गया था तो यही पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और जो इसमें लिपिड होता है वो फास्फोलिपिड होता है। ठीक, फॉस्फोलिपिड होता है जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले ये पता लगाया गया कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। लिपिड में ये फॉस्फोलिपिड होता है और फास्फोलिपिड की 2 लेयर बाई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक, और लिपिड जो है ये किस तरीके से अरेंज होता है, तो लिपिड में एक हेड और एक टेल पोर्शन होता है। तो जो हेड, जिसे पोलर हेड बोला जाता है, वो आउटर साइड में होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पर लिपिड का 2 लेयर पाया जा रहा है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो जो हेड पोर्शन होगा वो आउटर साइड में है और जो टेल पोर्शन है, जिसे हाइड्रोफोबिक टेल, वो इनर पार्ट में पाया जाता है। ठीक, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। और नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। तो जो नॉन पोलर टेल होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट से। तो ये हमें ध्यान में देना है कि पहले तो जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो उन्हें इतनी ही चीज़ें पता चल पाई कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड जो है ये बाई लेयर होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और आउटर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो उस पर हेड पोर्शन है और इनर लेयर जो है उस पर टेल पोर्शन है। ठीक, ये सारी चीज़ें पता चली। अब आगे देखते हैं कि बाद में और क्या चीज़ें लोगों को जानने को मिली। तो जब बाद में और स्टडी किया गया, बायोकेमिकल जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुल करके सामने आई कि सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो प्रोटीन का जो रेशियो है वो हर सेल में अलग अलग है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो जो इरिथ्रोसाइट सेल, जिसमें सबसे पहले स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें 52% प्रोटीन पाया गया और 40% लिपिड पाया गया। ठीक, एग्ज़ाम का ये पॉइंट बन सकता है कि इरिथ्रोसाइट सेल में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया गया। पेरिफेरल प्रोटीन lie on the surface of membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। ठीक, तो ये हम अभी डायग्राम में देखते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन और बरीड प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में वो किस तरीके से हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए, ये है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि इसके आउटर सरफेस से लगा हुआ है। पेरीफेरी मतलब बाहर से जो लगा हुआ है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक, और यहाँ पर शो किया गया है, ये जो है ये बिन शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, जो कि जो दोनों बाई लेयर हैं लिपिड की, उनसे किस तरीके से ये उसके अंदर एक धसा हुआ है, वो है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक, और यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, जो कि मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक ये लेयर और एक ये लेयर, दिस इज द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक, और ये शुगर के कंपोनेंट लगे हुए हैं प्रोटीन के जो फाइबर हैं उसके ऊपर, और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ये भी हमने देखा। अब आगे हम इसमें चीज़ों को देखते हैं।
तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसे सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था और उन्होंने एक टर्म दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्वेश्चन बनता है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ये चीज़ हमें याद में रखनी है। और आगे इसमें चीज़ें हैं, लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो लिपिड का क्या काम है, ये जो प्रोटीन है उसे दोनों लेयर में इसका मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू और फंक्शन ऑफ लाइक जैसे सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन है, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है एंड सेल डिवीजन। ठीक, तो यहाँ पर लिपिड का क्या काम है, जो फ्लूइड नेचर है, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो किस चीज़ में हेल्प आता है, तो सेल ग्रोथ में उसका काम है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में है, एंडोसाइटोसिस में है, सिक्रीशन में है और सेल डिवीजन में। तो ये हमें इस काम को, जो इसका फंक्शन है, ये हमें याद में रखना है कि मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर किस काम में आता है, ये हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ठीक, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और फिर जो सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, सेल के बाहर जो भी चीज़ें, उन सब चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स का। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्रूटमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो वो मॉलिक्यूल जिन्हें सेल के अंदर या बाहर जाने में किसी बाहरी एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, जो खुद वो ट्रांसपोर्ट कर जाएं, साइटोप्लाज्म में चले जाएं या फिर सेल के बाहर वो चले जाएं, उसे क्रॉस कर जाएं, तो बिना किसी एनर्जी के, आउटर एनर्जी के जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। ठीक, ये हमें याद रखना है। नेचुरल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं। तो ये है आपका डिफ्यूजन। ठीक, अब इसमें आगे है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, उसे ऑस्मोसिस बोला गया है यहाँ पे। तो एक टर्म हमने ये देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है कि बिना किसी एनर्जी के थ्रू जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है, जब किसी बाहरी एनर्जी की उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो आपका ऑस्मोसिस है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration। ठीक, किसी मॉलिक्यूल को, कोई मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन वाले प्लेस पे है, उसे हायर कंसंट्रेशन में जब भेजा जाएगा तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे एटीपी, वो एटीपी को यूटिलाइज़ करेगा अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को जिसमें एटीपी यूटिलाइज़ किया जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में जिसमें एटीपी उसे प्रोवाइड किया जाए उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और वो मॉलिक्यूल हैं आपके सोडियम और पोटेशियम पंप। ठीक, इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जब मैंने एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को काफ़ी क्लियर बताया था किस तरीके से वहाँ पर सोडियम जो है सेल के अंदर इंटर कर रहा है, उसे कैसे एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, तब ये प्रोसेस हो रहा था। ठीक, अब हम आगे इन चीज़ों को देखते हैं। आगे का पॉइंट है सेल वॉल। ठीक, तो सेल वॉल में क्या है कि ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है और इसका मेन काम है आउटर कवरिंग इसका मेन काम है। और फंगी, प्लांट्स, इन सब में ये पाया जाता है। आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू दिस सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो सेल वॉल का पहला काम क्या हो गया कि ये सेल को बस एक शेप प्रोवाइड नहीं करता, उसे मैकेनिकल
डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो सेल एक सेल से दूसरे सेल को इंटरेक्ट होने में और जो अनडिजायरेबल मटेरियल्स हैं उनके लिए ये बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। एल्गी का जो सेल होता है वो सेलुलोज और गैलेक्टेंस मैनेज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इन सब का बना होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि एल्गी का सेल वॉल किस कंपोनेंट का बना होता है, ये क्वेश्चन इस पे बनता है। और जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का सेल वॉल बना होता है। तो एल्गी में और जो अदर प्लांट है उन सब में किन चीज़ों का ये बना होता है, ये कंपोनेंट हमें याद रखना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन। जो अदर प्लांट है उन सब का सेल वॉल इन कंपोनेंट का बना होता है। और क्या है, मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। मिडिल लेमेला जो है स्ट्रक्चर, उसका क्या काम है कि एक सेल को दूसरे जो उसके नियरिंग जो सेल हैं उसे ग्लू करने में, उसे जुड़े रहने में हेल्प करता है। एंड द सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला मे बी ट्रावर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। ठीक, तो ये रहा सेल वॉल, जिसमें हमें 3-4 चीज़ें मेन पॉइंट याद रखनी है कि सेल वॉल जो है ये बस एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता सेल को, उसका शेप प्रोवाइड नहीं करता है, उसे ये प्रोटेक्ट करता है, एक बैरियर प्रोवाइड करता है, उसे मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से बचाता है। एल्गी में जो सेल है, सेल वॉल, वो किन चीज़ों का बनाता है, सेलुलोज का, गैलेक्टेंस का और कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों का। अदर प्लांट में हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन, इन चीज़ों का सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने काफ़ी अच्छे से लास्ट वीडियो में जो लेक्चर 2 है उसमें हमने इसे कंप्लीट किया था। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जिसे सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, एक सेल में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेल कितना ज़्यादा एक्टिव है, सेल कितना ज़्यादा किस जगह पे वो सेल पाया जा रहा है। अगर किसी एक्टिव पार्ट में इसका सेल है तो ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ये वेरी करता है सेल टू सेल। ठीक, शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज ऑब्जर्व। शेप एंड साइज भी इसका जो है वो थोड़ा वेरी करता है। सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है मेन काम उसी का होता है, वही इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो करके एक पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, तो आउटर लेयर तो एक सिंपल कवरिंग हो जाती है और इनर लेयर जो है वो मेन फंक्शन होता है, एक अलग तरीके से फोल्ड होता है। जैसे बैक्टीरिया में आप मीजोसोम पाएंगे। ठीक, मीजोसोम क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो इनर लेयर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घुमावदार एक स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से मीजोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, काम भी दोनों का सिमिलर होता है। तो ये मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था। ठीक, अब क्या है, मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड है। मैट्रिक्स में आपके आरएनए, डीएनए और राइबोसोम, ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स में पाई जाती हैं इस फ्लूइड में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी होते हैं कि जो आउटर लेयर और इनर लेयर, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, स्पेस पाया जाता है। और क्रिस्टा जो एक स्ट्रक्चर है ये भी पाया जाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो ये हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक, और उसमें कुछ फ्लूइड जो है वो फिल रहता है। आउटर जो कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट, ये तो हमने देख लिया।
इनर कंपार्टमेंट जो है उसमें डेंस होमोजीनस सब्सटेंस भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक फ्लूइड है जो कि इनर जो लेयर है, इनर लेयर आपने देखा किस तरीके से एक फोल्डिंग है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इनर लेयर का, तो उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स कैसा नेचर का होता है? मैट्रिक्स जो है ये होमोजीनस एक सब्सटेंस है। ठीक, आगे की चीज़ों को देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है और नली का, ठीक है, एक बाउंड्री के लिए है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? ये इनफोल्डिंग बनाता है, जो आपने देखा अभी पहले ही मैंने बताया। और इनर मेम्ब्रेन जो है, जो इनफोल्डिंग बन जाता है, उस इनफोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टी। ठीक, सिंगल फॉर्म में इसे क्रिस्टा बोला जाता है। तो इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग बनती है उसे क्रिस्टी बोला जाता है। और ये मैट्रिक्स के साइड में होता है, ये अंदर से नहीं, ये बाहर की साइड से एक घुमावदार स्ट्रक्चर है क्रिस्टी। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी का काम क्या है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। द मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो जो दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, तो इन दोनों मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक एस्पिरेशन। तो ये हमें ध्यान में देना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक, कैसे एटीपी प्रोड्यूस करता है कि हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन इसमें होते हैं और इन सब का एक बॉन्डिंग होता है 4, 5 और एक 6। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब ऐसे ही ग्लूकोज के जब ये 6 कार्बन, ठीक, जब ये ब्रेक होते हैं तो वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो वो एटीपी के फॉर्म में होती है और यही एटीपी जो है आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया, याद रखना। एक आपको ये मेन पॉइंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन का ये साइट है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में मैंने बताया कि डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, और मैट्रिक्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये आपको ध्यान में देखना है कि मैट्रिक्स जो एक फ्लूइड है उसके अंदर क्या क्या रहता है? डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स, और कौन सा राइबोसोम? 70S टाइप का राइबोसोम। तो ये हमने देख लिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्यूजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन के थ्रू डिवाइड भी हो जाते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखी। 3-4 पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा सकता है कि क्रिस्टी या क्रिस्टा किसका पार्ट है। ढेर सारे आपको सेल ऑर्गेनेल दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का है। फिर पूछा जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कहाँ पे है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। ठीक, मैट्रिक्स किसका फ्लूइड है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड क्या है? ठीक, तो प्लास्टिड ये प्लांट सेल जो होते हैं उसमें पाया जाता है और यूक्लियोनाइड में पाया जाता है, क्योंकि यूक्लियोनाइड में भी आपका फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट होते हैं। ठीक, प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट होते हैं और वो आपके क्या हैं? इन पिगमेंट को क्लासिफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको, ये 3 है। प्लास्टिड को इसमें क्लासिफाई किया गया है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट को कंटेन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा किसका पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। ठीक, और ये किस में काम करता है? ये आपका जो सनलाइट है इसे ट्रैप करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक, कैरोटिनॉइड में क्या है? कैरोटिनॉइड में पिगमेंट है कैरोटीन पिगमेंट और जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट आपको सबका याद रखना है कि क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड में क्या है और ल्यूकोप्लास्ट में क्या है। कैरोटिनॉइड में क्या है? कैरोटीन है और जेंथोफिल है। ठीक,
और इसमें क्या है कि ये येलो कलर रेड कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक। जो प्लांट हमें रेड या येलो कलर के दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये हमें ध्यान में देना है, क्वेश्चन बन सकता है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, इसका शेप एंड साइज काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट इसको स्टोर करता है, वो है आपका एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट ये स्टोर करता है ऑयल और फैट को। एक और है इलायो, एक और है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है एल्यूरो, एक है एल्यूरो जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ये हमें सबको देखना है कि इसमें कौन सा पिगमेंट है, कौन किस चीज़ को स्टोर करता है। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप पहले यहीं से देख लीजिए कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि पूरे अंदर की स्ट्रक्चर को कवर करता है, और ये रहा इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ग्रेना क्या है, जो आपको ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्वाइन की तरह पूरा, ये है ग्रेनम। और थैलोकॉइड क्या है, ग्रेनम के अंदर का स्ट्रक्चर थैलोकॉइड। और ये है स्ट्रोमा लैमेली, ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये है स्ट्रोमा लैमेली। अब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर ये समझ में आएगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये मीजोफिल सेल जो होते हैं लीव्स की, उसमें ये पाया जाता है। ये लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड, रिबन लाइक, ये इनका शेप होता है, ये हमें याद में रखना है। और क्या है कि द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा, ये इसका जो है सेल जो नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट का वो वेरी करता रहता है, ठीक। और ये याद रखना है कि कहाँ पे पाया जाता है, ये लीफ के मीजोफिल जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इनर और आउटर लेयर दोनों। इनर लेयर जो होता है ये परमिएबल होता है चीज़ों को अंदर बाहर करने के लिए, इसमें परमिबिलिटी पाया जाता है, और लेस परमिएबल होता है थोड़ा। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा, ठीक। तो आपने यहाँ देखा कि जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन में वो क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक। फ्लैटेन मेम्ब्रेन शैक जो है वो थैलोकॉइड है, ठीक। थैलोकॉइड इसे शो किया गया है कि जो चिपटे चिपटे स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेन हैं ये आपके थैलोकॉइड है, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि थैलोकॉइड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो थैलोकॉइड स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक। थैलोकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स लाइक द पाइल्स और कॉइन कॉल्ड ग्रेना। तो ये भी हमने देखा कि जो कॉइन शेप में पूरे अरेंज हैं ये, तो ये आपके ग्रेना है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलोकॉइड इंक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या है, जनरली किसी भी चीज़ को जो एक हॉलो स्पेस होता है, कैविटी होता है, उसे ल्यूमेन बोला जाता है। थैलोकॉइड में ऐसे ही स्पेस पाए जाते हैं जिसे ल्यूमेन बोला गया। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक। अब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स ये सारी चीज़ें पाई जा रही थी, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपने ऊपर देखा, ठीक। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है थैलोकॉइड में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में रहते हैं, थैलोकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। और राइबोसोम जो होता है क्लोरोप्लास्ट में वो 70S टाइप का होता है, और ये जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है उससे छोटा होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। अब राइबोसोम बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है कि सबसे पहले किसी पैलेडे ने दिया था, ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम को हमने पिछले क्लासेस में पूरा पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि एक नॉन सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो सब आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है। दैट्स वाई आपको ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें भी आपको राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। इसमें
यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं 70S टाइप के होते हैं। बहुत बारी इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं। और ये इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है। 80S टाइप का जो सब यूनिट होता है वो 60 और 40। काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को, 60 40 100 हो गया, चलो नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। याद रख लेना एकदम से, जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है उसके दोनों सब यूनिट क्या हैं, 40S और 60S। 70S में क्या है, 50S और 30S, ये आपको याद में रखना है। जो S यहाँ पर लिखा जाता है ये इसे बोला जाता है स्वीडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी इसे बोला जाता है। और ये किस चीज़ का मेजर करता है, जैसे किसी भी चीज़ के पीछे यूनिट लिखा जाता है तो किसी न चीज़ को मेजर करता है, वैसे ही ये डेंसिटी और साइज़ को मेजर करता है। ठीक, तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा मुश्किल बनाया जाए तो ये पूछा सकता है कि जो स्वीडबर्ग यूनिट है ये किस चीज़ का मेजरमेंट करता है, तो डेंसिटी एंड साइज़ का मेजरमेंट करता है। अब यहाँ पे कुछ साइटोस्केलेटन्स हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन क्या है, ठीक, तो कुछ नेटवर्क लाइक फिलामेंट धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि नेचर में प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप इन्हें कई चीज़ें इन्हें बोला गया, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ये सब इसे नाम दिया गया, ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक, तो ये प्रोटीन के मेनली बने होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान में देना है। और इसे साइटोस्केलेटन बोला जाता है। साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। तो ये हमें इसके फंक्शन को मेनली याद रखना है कि किस चीज़ का बना होता है। पहला एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, दूसरा क्या है, इसका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये इसके फंक्शन है। अब थोड़ा इसके बारे में और चीज़ें, इसके स्ट्रक्चर से कई बार चीज़ें बन जाती हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके पेरीफेरी पे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक, तो इसमें 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। जब आप इन चीज़ों को काउंट करेंगे, ये पेयर में पेरीफेरल ट्यूब्यूल होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये पेयर में पाए जाते हैं। आपको 2 रिंग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो ये पूरा एक है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ही 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे ही आपको ये 9 स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। तो पूछा सकता है कि कितने होते हैं, 9 पेरीफेरल होते हैं और एक पेयर होता है सेंटर का। ठीक, ये भी है, तो एक पेयर, तो इसे बोला जाता है 9+2 स्ट्रक्चर। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब हम इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। 9+2 यहाँ का ये मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर कुछ कह सके यहाँ से सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या है, तो ये 9+2 वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। तो ये हमने देख लिया कि साइटोस्केलेटन क्या है। सॉरी लो जी, हो गई गलती। साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर नहीं था, ये जो मैंने 9+2 बताया ना, ये सीलिया और फ्लैजला के बारे में है। ठीक, मुझे याद है कि 9+2 होता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए, तो ये सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर है पूरा, भी 9+2 आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, साइटोस्केलेटन वो ऊपर गया कि प्रोटीनेशियस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और मोटेलिटी में और मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उन सब में ये साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया एंड फ्लैजला। ठीक, तो सीलिया फ्लैजला ये क्या हम जानते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और इनका काम क्या होता है, ये सेल को मूव करने में उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और क्या है कि जो सेल होते हैं सराउंडेड रहते हैं फ्लूइड से, ये हमें ध्यान में देना है। और फ्लैजला क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये हमने देख लिया। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजला होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं यूकैरियोटिक से। तो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजला और प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजला अलग अलग होता है। और जो मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको ऊपर दिखाया है, तो उसमें जो सेंटर वाला पोर्शन होता है कोर स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सोनिम बोलते हैं। और एक्सोनिम जो होता है इसमें 9 डबल रेडियली अरेंज्ड पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 9 जो है वो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और 2 सेंटर में होते हैं। ठीक,
2 सेंटर मतलब एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है, इसलिए इसे 9+2 एरे बोला जाता है। यही मैंने कहा कि ये डायरेक्टली पूछा सकता है कि 9+2 एरे सिस्टम कहाँ मिलता है, तो वो आपका सिलिया एंड फ्लैजेला में देखने को मिलता है। ठीक, 9 पेरिफेरल है माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सेंट्रल में है। देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। अब ये रेडियल स्पोक्स क्या है, आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा। तो 9 तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल है, हर माइक्रोट्यूब्यूल में आपको ऐसे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे रेडियल स्पोक बोलते हैं। ठीक, हर माइक्रोट्यूब्यूल में तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है और 9 रेडियल स्पोक्स हैं। ठीक, ये आपको याद में रखना इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो सीलियम और फ्लैजेलम किससे अटैच रहते हैं, इमर्ज रहते हैं उसके अंदर, बेसल बॉडी के अंदर सीलियम और फ्लैजेलम बिल्कुल इमर्ज रहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इसमें मेन पॉइंट याद रखने वाला क्या था कि एक तो ये कि यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला जो है डिफर करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। एक्सोनीम इसका एक कोर स्ट्रक्चर है, 9+2 एरे देखने को मिलता है, और जो रेडियल स्पोक्स हैं वो भी 9 होते हैं और पेरिफेरल से अटैच रहते हैं। ठीक, अब हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये न्यूक्लियस को, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है ये सर्च करने में हेल्प करते हैं। अभी हम आगे इसमें इसे देखेंगे। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक, सेल का जब आप पूरा डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ आपको स्ट्रक्चर देखने को, जैसे आप लकड़ियों का बंडल ले लीजिए उस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेल के अंदर, जिसे बोला जाता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक, अब बोला गया कि एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। ठीक, जिससे ये सराउंड होते हैं। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके ऑर्गेनाइजेशन को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, कार्टविल। इनके ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कार्टविल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें याद रखना है। ठीक, कार्टविल ये याद रखना है। अब इसमें क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस, जिसे हब बोला जाता है। हब क्या है, एक प्रोटीनेशियस पार्ट है जो कि सेंट्रल पार्ट है जिसे हब बोला जाता है, विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ द स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक, स्पोक्स क्या थे, आपको रेडियल स्पोक फ्लैजेला में देखने को मिले। ठीक, तो वही जो बेसल बॉडी ये बनाने में हेल्प करते हैं, अभी आपको इसमें आगे मिलेगा, द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। ठीक, तो इसी से अटैच रहने में हेल्प करते हैं। एंड स्पाइंडल्स फाइबर दैट गिव राइज टू स्पाइंडल सेपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल। तो इनका काम क्या है, एक तो बेसल प्रोवाइड कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला में, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं एनिमल सेल्स में। ठीक, तो ये रहा पूरा। एक पॉइंट और है, उसे भी देख लेते हैं। सबसे लास्ट में कुछ सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पाई जाती हैं जिसे बोला गया है आपका माइक्रो बॉडीज़। ठीक, तो माइक्रो बॉडीज़ क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़ दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लांट सेल। ठीक, तो कुछ ऐसे एंजाइम कंटेंट भी पाए जाते हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, उसे माइक्रो बॉडीज़ बोला जाता है। ठीक, तो आज ये पूरा ख़त्म होता है साइटोलॉजी का चैप्टर, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है पूरा आज कंप्लीट हो गया। तो ये लेक्चर 3 है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट नया चैप्टर क्या होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो देख के थम्स अप करके जाइए, मतलब लाइक करके जाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए तरीके से नए कंटेंट मिलते रहें। आपका जो बायोलॉजी है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको ये और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बायोलॉजी पढ़ें, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें बायो की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।